Welcome to all of you again. Our today's topic is neuromuscular junction. Dear student, if you know about the muscle and about the nerve, so this to understand neuromuscular junction will be very easy for you people. हमने आपको न्यूरॉन भी पढ़ाया हुआ है और muscle fiber भी. You have already studied the muscle fiber. So to understand the neuromuscular junction is now easy. What we mean by the neuromuscular junction? Neuro means nerve and muscular mean muscle. So this is the junction between nerve and nerve fiber and muscle fiber. So the neuromuscular junction stand for a junction between nerve fiber and muscle fiber. None में ज़्यादा ना change करें slide. So actually the skeletal muscle are supplied by the motor fiber. The muscle fiber are, the skeletal muscle fiber are supplied by the motor fiber. So if you know about the spinal cord, it has two roots. One root is the sensory, which is located posteriorly. ये sensory root है जो posteriorly locate होता है और ये motor unit है या motor branch है जो anteriorly locate होता है. So posteriorly spinal cord information gain करता है, receive करता है और फिर उसी organ को जहाँ से information आती है उसी organ को मोटर नर्व जो एंटीरियर लोकेट होता है उसके जरिए से ये मैसेज पास ऑन होता है. सो आई नो दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडी दिस सेंसरी एंड मोटर ब्रांचेस ऑफ द नर्वस सिस्टम. नाउ व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि न्यूरॉन में सोमा या बॉडी होती है, उसमें डेंड्राइड होते हैं, ये न्यूरॉन हेलॉक्स होता है और ये आपके पास एक्सॉन है और एक्सॉन आखिर में जाके डिवाइड हो जाता है ब्रांचेस में. और आखिरी ब्रांच इसका जो होता है ये न्यूरॉनल बटन होता है. ये चीजें आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. तो एक्चुअल जो जंक्शन बनता है इट इज बिटवीन द न्यूरॉनल बटन एंड द मसल फाइबर. जो मैंने आपको मसल फाइबर पढ़ाया था तो उसके दरमियान और ये न्यूरॉनल बटन के दरमियान जंक्शन होता है जिसको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं. नाउ ये मसल है, स्पाइनल कार्ड है, ये इसके सेंसरी रूट है जो पीछे से आ जाता है. ठीक है, यहाँ से मसल से क्या कर लेते हैं, मसल स्पेंडल से ये एक अपरेटस होता है जो एक सेंसरी अपरेटस है जो मसल में लोकेट होता है और इससे इंफॉर्मेशन इकट्ठे होके स्पाइनल कार्ड में जाते हैं और स्पाइनल कार्ड से फिर these informations or action are brought to the muscle by the motor branch of the nervous system. Now the neuromuscular junction. This is actually the neuromuscular junction, and this junction is between the muscle fiber. This is the muscle fiber, and this is the terminal button of the neuron. This junction is formed between the two structures, the muscle and the neuron button. Now you can see that the neuron actually does not penetrate the muscle fiber. ये उसमें अंदर एंट्री नहीं करता या पेनिट्रेट नहीं करता, बट इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक डिप्रेशन सी बन जाती है. ठीक है, जिसको न्यूरोनल क्लेफ्ट कहते हैं. सो इसमें द एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट द मसल फाइबर बाय द नर्व सिग्नल ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन. अब
यहाँ पर ये जंक्शन बना हुआ है, यहाँ पर एक पिट सी बनी हुई है, ये न्यूरॉन जो है इसमें एंटर नहीं हुआ, अंदर नहीं गया इसके मसल फाइबर में, बल्कि इसको प्रेस किया हुआ है। जैसे आप अपने हाथ में को उंगली से प्रेस कर लें तो you will see that there will be a depression. So the junction between nerve fiber and muscle fiber is actually a depression, not the penetration of the nerve into the muscle fiber. तो इसमें जो ये जंक्शन बनते हैं नर्व फाइबर और मसल फाइबर के दरमियान, 2% मसल फाइबर को छोड़ के बाकी तमाम मसल फाइबर के दरमियान ये जंक्शन बन जाता है, ठीक है। और ये जो जंक्शन है ये मसल फाइबर के बिल्कुल मिड पॉइंट पर बनता है। सपोज दिस इज द मसल फाइबर फ्रॉम हियर टू हियर, जो जंक्शन बनेगा, द जंक्शन इज एक्चुअली एट द मिड पॉइंट ऑफ द मसल फाइबर। So this is the structure. You can see the nerve fiber from a complex branch nerve terminal that invaginate into the surface of the muscle fiber but lie outside. जैसे मैंने आपको बताया कि ये इन्विजिनेट करता है, पेनिट्रेट नहीं करता, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देखें कि ये न्यूरोनल टर्मिनल है। एक बात याद रखें कि जो स्केलेटल मसल को जो मोटर सप्लाई होती है वो न्यूरॉन सारे माइलिनेटेड होते हैं। ये देखें, ये माइलिन शीट है और आपको पता है ये माइलिन शीट किससे बनता है? श्वान सेल से। तो श्वान सेल मिलके क्या बना लेते हैं? दे फॉर्म द माइलिन शीट। सो दिस इज द एंड ऑफ द this is the neuronal button. It make junction with the muscle fiber. अगर आपको जो मैंने पढ़ाया था मसल फाइबर को, तो ये आप देख लें कि इसमें ये आई बैंड है और ये ए बैंड है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या चीज है? वो ये जी लाइन है, ठीक है। और ये सार्कोमेयर है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मसल फाइबर और ऊपर क्या है? नर्व फाइबर है। इनका आपस में जंक्शन है और ये जंक्शन इसको कवर किया जाता है किससे? ये कवर है माइलिन शीट से। ये कवरिंग कैसे होती है इसका? ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे इलेक्ट्रिक वायर को हम कवर करते हैं किससे? केबल से ऊपर कवरिंग होती है ताकि ये इंसुलेट हो जाए और जब यहाँ करंट आ जाए तो ये करंट ऐसा ना हो कि दूसरे टिश्यू को फैल जाए। ओनली दे स्टिमुलेट द मसल फाइबर। अच्छा, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट क्या हो गया कि इसमें क्या चीज शामिल है? ये नर्व टर्मिनल और मसल फाइबर और इसकी जो इंसुलेशन है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट। It is covered by one of the more Schwann cells that insulated from the surrounding fluid. ठीक है, इसमें ये Schwann cell चढ़े हुए हैं जो इसकी इंसुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि the nerve fiber and the muscle fiber when they join and make a neuromuscular junction, there is no penetration. आपने ये देखा कि penetration नहीं है, but there is a depression, a fit और क्लिप बन जाती है। तो ये वो डिप्रेशन है जो यहाँ पर बनी हुई। ये नर्व एंडिंग है और ये मसल फाइबर है, इसमें नर्व ने पेनिट्रेट किया हुआ है, तो ये एक डिप्रेशन बनी हुई है। इस डिप्रेशन को हम कहते हैं साइनेप्टिक स्पेस और साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो डिप्रेशन है इसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक गटर। सॉरी, इस डिप्रेशन को क्या कहते हैं? साइनेप्टिक गटर। और अब क्या है कि ये जो नर्व फाइबर है और ये मसल फाइबर है, इसके दरमियान आप ये देखें कि स्पेस होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है, तो इस स्पेस को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये बात समझ गए आप लोग कि यहाँ डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन का नाम है साइनेप्टिक
गटर, और नर्व और मसल फाइबर के दरमियान फिर एक स्पेस होती है, उस स्पेस का नाम है सिनेप्टिक क्लिफ्ट। दिस स्पेस इज 20 to 30 नैनोमीटर वाइड। इसकी वाइड कितनी होती है? 20 to 30 nanometer. At the bottom of the gutter are numerous small folder of the muscle membrane called submural cleft. अब ये देखें कि यहाँ जो मसल फाइबर है इसकी क्लिफ्स बने हुए हैं, ये देखें ये फोल्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। इन फोल्ड को हम क्या कहते हैं? इनको सब न्यूरल क्लेफ्ट। इसकी वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये अगर आप कपड़ा ले लें और उसको इस तरह आपस में तो मोड़ना शुरू कर दें तो वो क्लिफ्ट बन जाएंगे। ये देखें तो इस वजह से इसका यहाँ से यहाँ तक अगर आप सरफेस एरिया ले लें तो ये थोड़ा पड़ेगा। अगर आप यहाँ से आए इस तरह और इस तरह तो इससे ये इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। तो इनको कहते हैं सब न्यूरल क्लेफ्ट्स जो यहाँ पर बने हुए हैं। अब in the axon terminal are many mitochondria that supply adenosine triphosphate, the energy source that is used for synthesis of an excitatory transmission acetylcholine। अब यहाँ देखिए कि ये न्यूरॉन टर्मिनल है, इसमें क्या चीज है? इसमें एडोनस इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। और इन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चीज है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एटीपी है। एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आवाज होता जी क्या ना जी? आओ जी, आओ क्लियर है। असल के we were discussing about the synaptic gutter and synaptic cleft, ठीक है। So this is the synaptic gutter. There is a space which is called synaptic cleft, and on the muscle side there are folds, ठीक है। इनमें ये सबम्यूरल क्लिफ्ट्स इसको कहते हैं। ये जो फोल्ड है इनको सबम्यूरल क्लिफ्ट्स कहते हैं, ठीक है। ये इस सबम्यूरल क्लिफ्ट्स का फायदा ये होता है कि it increase the surface area of the muscle fiber. Now you can see that here in this terminal we have lot of mitochondria, and actually the function of mitochondria is to produce ATP, adenosine triphosphate, and adenosine triphosphate actually it provides energy for the synthesis of acetylcholine, and acetylcholine is actually formed in the cytoplasm of the nerve ending। इस यहाँ पर ये nerve ending में acetylcholine जो है वो बनता है, and the acetylcholine excite the muscle fiber membrane। Acetylcholine is in the cytoplasm. In the synaptic clefts are large quantity of enzyme acetylcholine esterase which destroy acetylcholine a few milliseconds after its release। तो पहले ये आप ये समझ लें कि यहाँ पर ये एसिटाइलकोलिन है, यहाँ फॉर्म होता है, और यहाँ पर आपको ये डॉट्स जो नजर आते हैं इसको वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये वेसिकल्स जो है इसका काम क्या है कि जब यहाँ पर एसिटाइलकोलिन बन जाए तो ये इसमें जमा हो जाते हैं, या साइटोप्लाज्म में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंडर असर एसिटाइलकोलिन साइटोप्लाज्म में बनता है और फिर यहाँ पर आके इन वेसिकल्स में
जमा हो जाता है। ठीक है, अब secretion of acetylcholine by the nerve terminals, अब ये acetylcholine यहाँ पर बन गया है, तो ये यहाँ रिलीज, ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये देखिए ये नर्व एंडिंग है, ये मसल फाइबर है, ठीक है, और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, तो ये इस तरह रिलीज होता है। When a nerve impulse reach the neuromuscular junction, about 125 vesicles of acetylcholine are released from the terminal into the synaptic space। आप ये देखें कि इसमें जो ये वेसिकल्स है, ये जब नर्व ट्रांसमिशन आ जाती है, करंट यहाँ पर पहुंचता है, तो क्या हो जाता है कि X125 vesicles become rupture and they release their acetylcholine into the synaptic cleft। ठीक है, on insert surface of the neural membrane are linear dense bar। यहाँ पर ये आप देखें लीनियर एक लाइन में जो न्यूरॉनल साइड है, इस पर ये काले धब्बे जो आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डेंस बार। और इन डेंस बार के नजदीक यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है, ये चैनल्स हैं, प्रोटीन चैनल है। The to each side of the dense bar are particles that penetrate the neural membrane। These are voltage gated calcium channel। ये जो यहाँ पर है, ये इनको क्या है, ये वोल्टेज गेटेड चैनल है। दे आर एक्चुअली प्रोटीन इन नेचर एंड दे आर located near to the dense bar। When an action potential spread over the terminal, these channels open and allow calcium ion to diffuse from the synaptic cleft to the interior of the nerve terminal। अब क्या होगा कि यहाँ से when the action potential or current arrive here, तो क्या होगा कि ये वाले चैनल खुल जाते हैं, जो कैल्शियम गेटेड कैल्शियम चैनल जो हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये खुल जाते हैं, और यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कैल्शियम होता है। ये कैल्शियम साइनेप्टिक क्लेफ्ट से न्यूरॉन टर्मिनल में चला जाता है। ठीक है, कैल्शियम एंटर करता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट से न्यूरॉनल टर्मिनल में। अब secretion of acetylcholine by the terminal कैसे होता है? The calcium ion in turn are believed to exert an attractive influence on the acetylcholine cycle, draw them to the neuronal membrane adjacent to a dense bar। अब क्या करते हैं कि जब यहाँ से कैल्शियम साइनेप्टिक क्लेफ्ट से न्यूरॉनल चैनल में चला गया, तो ये इन डेंस बार को क्या कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं, और ये यहाँ पर जो वेसिकल है जिसमें एसिटाइलकोलिन है, वो इसको खींच लेते हैं, कहाँ पर, मेम्ब्रेन के सतह तक। ठीक है, जो न्यूरॉनल मेम्ब्रेन है, इसके मेम्ब्रेन तक, इसके सरफेस तक खींच लेते हैं। सो एक्चुअली द कैल्शियम इज फैसिलिटेटर ऑफ pulling the vesicle to the surface of neuronal membrane। The vesicle then fuse with the neuronal membrane and empty their acetylcholine into the synaptic space by the process of exocytosis। अपने ब्लड में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, आप लोग पैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस आपने पढ़ा हुआ है। तो ये वेसिकल जब मेम्ब्रेन, न्यूरॉनल मेम्ब्रेन के सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं, तो ये रप्चर हो जाते हैं, और एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज हो जाता है, कहाँ पर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, which is a space between the neuron and the nerve fiber। अब आगे क्या, एक्टिव इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मसल। अब इसके आगे क्या चीज है, मसल फाइबर है। तो ये एसिटाइलकोलिन यहाँ आ गया है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो ये एक्शन कहाँ करेगा, मसल फाइबर पे करेगा। तो स्मॉल acetyl receptor in the muscle fiber membrane, these are acetyl gated ion channel
and they are located almost entirely near the mouth of the submural cleft, lying immediately below the dense bar area where the acetylcholine is entered into the synaptic cleft. अब ये जो एसिटाइलकोलिन है, ये कहाँ पर, ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फोल्ड बनते हैं, साइनेप्टिक फोल्ड बने हुए हैं सब न्यूरल क्लेफ्ट, ये न्यूरॉन के सब न्यूरल क्लेफ्ट्स हैं, ये बने हुए हैं। और ये कहाँ बने हुए हैं? बिल्कुल ये डेंस बार के सामने बने हुए हैं। अब ये देखिए, ये डेंस बार है, इसके सामने ये क्लेफ्ट बना हुआ है, ये डेंस बार है, इसके सामने ये क्लेफ्ट बना हुआ है। इन क्लेफ्ट्स के मुंह पर चैनल्स होते हैं, ये देखें यहाँ पर ये चैनल है, ये चैनल जो है ये एक्चुअली एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है। ये क्या चीज है? acetylcholine receptor. There, actually, when acetylcholine is released into the synapse, then it is attached to these receptor on the muscle membrane. ये muscle membrane पर ये receptor होते हैं acetylcholine के लिए, जो इसके साथ attach हो जाते हैं। Now, you can see here this figure that these channels are voltage gated channel. Normally they are closed. ये आप देखें यहाँ पर ये क्लोज है, और ये 3 प्रोटीन से बने होते हैं। अल्फा प्रोटीन होता है इसमें, बीटा और डेल्टा प्रोटीन, गामा प्रोटीन, ये 4 प्रोटीन है जिससे ये चैनल बने होते हैं। नॉर्मल हालात में, in normal condition when there is no activity, these channels are closed. ये यहाँ पर बंद है, ठीक है। And how they are activated? They have receptor, जो मैंने पिछले इस स्लाइड में आपको ये बताया कि जहां आके जब एसिटाइलकोलिन इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं, तो these channels are then open. जब ये channels open होंगे, तो then what happen? The channel remain, this cause a conformational chain that the pore open. अब ये खुल गए, तो the open acetylcholine channel has a diameter of about 65 nanometer. इसका जो diameter है वो 65 nanometer है, which is large enough to allow the important positive ions sodium, potassium, calcium to move easily through the opening. अब जब ये चैनल खुलेगा तो ये इतना बड़ा होता है 0.65 नैनोमीटर के, इससे सोडियम, पोटेशियम और जो कैल्शियम है वो पास हो सकते हैं। कहाँ पर? कहाँ से? क्लिफ्ट से मसल फाइबर में। Negative ions such as chloride and do not pass through because of strong negative charge in the mouth of the channel that repel the negative ions. अब ये देखें कि ये चैनल, याद रखें कि they are negatively charged. तो हमेशा क्या होता है कि जब सोडियम एंटर करता है तो उसके साथ आप आगे पढ़ेंगे कि उसके साथ क्लोरीन भी अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो रिसेप्टर है ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये क्लोराइड को क्या कर लेते हैं? रिपेल कर लेते हैं। तो इस वजह से क्लोरीन जो है वो यहाँ पर एंटर मसल फाइबर में एंटर नहीं कर सकते हैं, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज व्हिच दीस रिसेप्टर बेरिंग, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। सोडियम आयन फ्लो थ्रू द acetylcholine channel than any other ion for two reasons. अब ये जो है सोडियम आयन जो है सबसे ज्यादा मिकदार में जो है मसल फाइबर में एंट्री किसकी होती है? सोडियम आयन की होती है। क्यों? इसके 2 वजह हैं। फर्स्ट, देयर आर ओनली 2 पॉजिटिव आयन इन लार्ज कंसंट्रेशन। सोडियम कंसंट्रेशन आपको पता है कि आउटसाइड ऑफ द सेल सोडियम कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और इनसाइड कम होता है। सोडियम आयन इन द एक्स्ट्रासेल्युलर एंड पोटेशियम आयन इन द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। तो सोडियम आयन के लिए मौका ज्यादा है, क्योंकि इनसाइड द सेल नेगेटिविटी कितनी होती है? ज्यादा होती है, और सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज है, तो इट विल एंटर इजीली इनटू द मसल फाइबर। ये इसका
उसकी वजह है, ठीक है। एक तो कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरी वजह क्या है कि नेगेटिविटी इनसाइड ज्यादा होती है, तो it is more attractive for the positive ions. The principal effect of opening acetyl gated channel is to allow large number of sodium ion to form over to the inside of the fiber, carrying with them large number of positive charge. अब जो सोडियम पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जब सोडियम एंटर करेगा मसल फाइबर में तो वो वहां पर पॉजिटिविटी ज्यादा हो जाती है। दिस क्रिएट ए लोकल पॉजिटिव पोटेंशियल चेंज इनसाइड द मसल फाइबर मेम्ब्रेन कॉल्ड द एंड प्लेट पोटेंशियल। एंड प्लेट पोटेंशियल क्या है कि जब यहाँ पर ये सोडियम आयन एंटर कर लेते हैं मसल फाइबर में और इसकी नेगेटिविटी चेंज हो जाती है पॉजिटिविटी में, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंड प्लेट पोटेंशियल। In turn, this end plate potential initiate an action potential that spread along the muscle membrane and thus cause muscle contraction. तो इसकी वजह से जैसे आपने एक्शन पोटेंशियल में पढ़ा है कि when there is entry of the sodium, so it create action potential. And remember this action potential spread, आपने एक्शन पोटेंशियल में नर्व एक्शन पोटेंशियल में आपने पढ़ा है कि वो वन साइडेड होती है फ्रॉम अप टू डाउन, लेकिन सॉरी मसल में ऐसा होता है कि द एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड इन बोथ डायरेक्शन, it will go into the right direction and it will also go in the left direction, so the spread from the midpoint is in both direction. Destruction of the release acetylcholine by acetylcholine esterase. अब क्या हुआ कि एसिटाइलकोलिन आ गया, इसने एक्शन प्रोड्यूस किया, मसल फाइबर ने कंट्रैक्ट किया। अब मजीद जरूरत नहीं है मसल को कंट्रैक्ट करने, मसलन आपने कोई बुक उठानी है, ठीक है, आपने वो उठा ली तो वो मसल कंट्रैक्ट कर गया, लेकिन अब मजीद जरूरत नहीं है आप उस कंट्रैक्शन की, तो इस एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करना है ताकि ये जो मसल कंट्रैक्शन में चला गया है ये वापस अपने नॉर्मल हालत में आ जाए। So to bring the muscle into its normal status, there is an enzyme which is present in the synaptic cleft and it is called acetylcholine esterase. Acetylcholine esterase is removed by two means. Most of acetylcholine is destroyed by the enzyme acetylcholine esterase. जो acetylcholine esterase साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हुआ है वो क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, which is attached mainly to the spongy layer of connective tissue that fill the synaptic space between the presynaptic nerve terminal and the postsynaptic muscle membrane. सारी रोजा है, मुंह खुश हो गया है तो खांसी भी लग गई, ठीक है। Thanks God I'm not suffering from the कोरोना, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज कहाँ होता है, ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज साइनेप्टिक क्लेफ्ट में स्पंजी लेयर होता है और उस लेयर में ये मौजूद होता है। तो जब एसिटाइलकोलिन यहाँ क्लेफ्ट में आ जाते हैं तो ये स्पंजी लेयर एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को रिलीज करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन destroy हो जाते हैं। And second mechanism is a small amount of acetylcholine diffuse out of the synaptic space and is then no longer available to action of muscle fiber. तो ये बाकी का जो acetylcholine है वो सराउंडिंग टिश्यू में डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। एक तो इसकी डिस्ट्रक्शन है, दूसरा सराउंडिंग टिश्यू में डिफ्यूजन है, तो इसी वजह से ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट से एसिटाइलकोलिन को खत्म किया जाता है और जो मसल एक्टिविटी होती है वो खत्म हो जाती है। अब इसमें आप ये देखें, ये एक्चुअली ये वीडियो है लेकिन
ये प्ले नहीं होगी, मैं ईमेल कर लूंगा आपको तो आप ये समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें 3 स्टेप होते हैं। एक स्टेप ये है कि इसमें इलेक्ट्रिकल करंट आता है, न्यूरॉन के जरिए इलेक्ट्रिकल करंट आता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल करंट क्या कर लेते हैं कि ये जो वेसिकल है इसमें एसिटाइल कोलिन मौजूद है, वो इस मेम्ब्रेन सतह पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद ये एसिटाइल कोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है। जब रिलीज होता है then it is attached to the receptor which are present on the muscle। जो क्लेफ्ट में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एसिटाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर मौजूद है, तो ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिकल करंट होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल में, ठीक है। और केमिकल जब यहाँ पर मसल के साथ अटैच हो है तो अगेन ये इलेक्ट्रिकल करंट में तब्दील हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एंड देन केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पर जो एसिटाइल कोलिन आया होता है तो ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज मौजूद है और इसकी वजह से इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ये असल में एक वीडियो है, अब मैं आपको ईमेल कर लूंगा तो फिर आप ये देख लें। इसके लिए वो एक ऐप है, ये पहला या इस किस्म का कोई ऐप है, तो इसके लिए आप डाउनलोड कर ले, इसके जरिए से आप इसको वॉच कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, नेवर एंडिंग वेसिकल, acetylcholine, synaptic cleft, release of acetylcholine, attached to the receptor on the muscle side, production of action, contraction of muscle, and then destruction of the muscle. So this is the whole story of neuromuscular junction, ठीक है। ये एक और वीडियो भी इसमें आप इसको देख लें। अब सेफ्टी फैक्टर फॉर द ट्रांसमिशन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, फटीग ऑफ द मसल। अब सेफ्टी फैक्टर का क्या मतलब है कि जो एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन के जरिए मसल फाइबर तक या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचता है तो वो 300 टाइम्स ज्यादा होता है, 100 टाइम पर सेकंड, ठीक है। वो उसकी जो है क्या है कि उससे उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा होता है जिससे कि एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो सकती है। Each impulse that arrive at neuromuscular junction costs 3 times as much as end plate potential as that required for the stimulus of the muscle fiber। ये 3 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। So therefore the normal neuromuscular junction to have a high safety factor। इसका सेफ्टी फैक्टर का मतलब ये है कि आप इसको मामूली भी स्टिमुलस देंगे तो उसमें एक्शन होगा, ठीक है। जैसे कोई मतलब इंसेक्ट बॉडी सरफेस पर मूव कर रहा हो तो आपको पता चल जाता है कि बिल्कुल मामूली वो स्टिमुलस है लेकिन उसका भी आपको पता चल जाता है। जैसे हवा चल रही हो तो आप उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। या कहीं पर मामूली सी खारिश हो तो वो भी आप महसूस कर सकते हैं और मसल में एक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 गुना ज्यादा होता है। लेकिन अगर however stimulus of the nerve fiber at a rate greater than 100 times per second for several minutes often diminish the number of acetylcholine vesicles so much that the muscle fail to pass into the muscle fiber, ठीक है। the impulse, तो अगर मतलब ये है कि आप एक मसल को 100 टाइम रिपीटेडली आप स्टिमुलेट करेंगे तो एक टाइम आएगा कि मसल फटीग हो जाएगी, फिर मसल काम नहीं कर पाएगा। जैसे मसल अगर आप किसी चीज से लटक ले या एक वेट को हाथ में ज्यादा देर तक लेके इस तरह हाथ फैलाएं और आपके हाथ में वेट हो तो ये रिपीटेडली ये मसल स्टिमुलेट हो रहा है। या आप कहीं से लटके हुए तो रिपीटेडली ये मसल स्टिमुलेट, तो आपको एहसास हो जाता है
कि थोड़ी देर के बाद मसल फटीग हो जाती है एंड यू कांट होल्ड एनी मोर द बार फ्रॉम व्हिच यू आर hanging, or you cannot let the weight which you have in your hand, ठीक है, जो आपके हाथ में वजन होता है उसको आप ज्यादा देर तक फिर नहीं संभाल सकते या ज्यादा देर तक किसी चीज से लटक नहीं सकते। तो इसकी वजह क्या है कि ये रिपीटेडली स्टिमुलेट होता रहता है और एक हद पर जब जहां पर एक ऐसी हद पहुंच जाती है कि वहां मसल फटीग हो जाती है और फिर मजीद मसल काम करना छोड़ जाता है। दिस इज कॉल्ड फटीग ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये वो क्या है कि इतने उसमें वेसिकल में एसिटाइलकोलिन होता है वो सारा एम्प्टी हो जाता है और एसिटाइलकोलिन उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो फिर इसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की फटीग हो जाती है। Under normal function condition, myelin fatigue of the neuromuscular junction occur rarely, and even then only at the most exhausting level of muscle activity. तो अगर आप नॉर्मल कोई फंक्शन कर रहे हैं जैसे लिख रहे हैं, ठीक है, वॉकिंग कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में मसल फटीग नहीं होती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की फटीग नहीं होती। लेकिन अगर आप ज्यादा दौड़ना शुरू कर दें या ज्यादा देर तक वजन को उठाना शुरू कर दें तो इससे मसल फटीग हो जाती है। अब इसके साथ एक डिजीज रिलेटेड है जिसको हम कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेवियस, ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेवियस which occur about 1 in every 20,000 people, 20,000 लोगों में से एक को माइस्थीनिया ग्रेवियस हो जाता है। Causes muscle paralysis because of inability of the neuromuscular junction to transmit enough signal from the nerve fiber to the muscle fiber। इसमें क्या होता है कि माइस्थीनिया ग्रेवियस में एसिटाइलकोलिन जो है उसके जरिए से मसल फाइबर को सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होते। पैथोलॉजी इसकी क्या है? एंटीबॉडी दैट अट्रैक्ट एसिटाइलकोलिन गेट सोडियम आयन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द ब्लड ऑफ मोस्ट पेशेंट विद माइस्थीनिया ग्रेवियस। इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक ये चैनल लगे हुए ये, तो इन चैनल्स के खिलाफ क्या हो जाता है? एंटीबॉडी पैदा हो जाती है और ये चैनल डिस्ट्रॉय होते हैं। अब एसिटाइलकोलिन तो है लेकिन इसको रिसीव करने के लिए कोई चैनल नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सिग्नल है वो ऑनवर्ड पास नहीं होता और मसल एक्शन नहीं करता, इसकी वजह से मसल फटीग रहती है, ठीक है। तो इसको कहाँ तक हम कहते हैं, इट इज बिलीव दैट द माइस्थीनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज in which the patient have developed immunity against their own acetylcholine activated channel. Regarding of the cause, the end plate potential that occur in the muscle fiber are mostly too weak to stimulate the muscle fiber। ये मतलब ये है कि ये चैनल नहीं है तो एक्शन नहीं होगा। तो ऐसे पेशेंट जो आपके पास आएंगे, आप अगर उनसे कुछ थोड़ी देर के लिए बातें कर रहे हैं तो वो एक दो बातें करके फिर मजीद उनके मसल फटीग हो जाते हैं, ठीक है। जो स्पीकिंग मसल है वो उनकी फटीग हो जाती है, तो वो मजीद एक दो बात करने के बाद फिर वो मजीद बातें नहीं कर सकते। या उनको आप कुछ खाने को देंगे तो एक दो नवाला खाने के बाद फिर उनकी जो है ना वो माउथ जो है या फेशियल मसल उनकी फटीग हो जाती है और वो मसल ऑफ मेस्टिकेशन, वो फिर मजीद खाना नहीं खा सकते। तो इसी तरह मतलब ये है कि ये लोग बड़े मिजरेबल हालात में होते हैं। पर्टिकुलर पैरालिसिस ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगर इनकी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की पैरालिसिस हो जाती है तो
actually ultimately it causes the death. The disease usually can be ameliorated for several hours by administration न्यूस्टिकमीन. ये एक ड्रग है जिसको अगर आप दे दें इस पेशेंट को तो घंटों तक जो है वो मरीज ठीक रहता है. मसलन जो खाने के दौरान खाने से पहले अगर आप ये दवाई दे दें उनको तो उसको खाना खाने में आसानी होगी. वो खाना खा सकता है, बात कर सकते हैं. उनकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको बता देंगे. और some other acetylcholine stress drug which allow large than normal amount of acetylcholine to accumulate in the synaptic space. अब एक और भी ड्रग है जो अगर आप दे देंगे तो एसिटाइलकोलिन की मिकदार को बढ़ा लेते हैं. सारे रिसेप्टर डिस्ट्रॉय नहीं होते, कुछ न कुछ रिसेप्टर मौजूद है. तो उन रिसेप्टर के वजह से अगर आप एसिटाइलकोलिन की मिकदार को बढ़ा लें तो वो मसल फटीग ज्यादा जल्दी नहीं होती और बंदा अपना काम कर लेता है. मसलन खाना खाना हो, पानी पीना हो या बातें करना. Within minutes, some of these paralyzed people can begin to function almost normally. जब आप ये दवाई देंगे न्यूस्टिकमीन या जो एसिटाइलकोलिन की मिकदार को बढ़ाते हैं, फार्माकोलॉजी वाले आपको पढ़ाएंगे, तो उससे ये बंदे नॉर्मल हालत में आ जाते हैं. Until a new dose of न्यूस्टिकमीन is required a few hours later. तो इनका काम न्यूस्टिकमीन का काम है 2 से 4 घंटे तक ये बंदा नॉर्मल है. Now any question? This was the last slide. So if you have any question, please